हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास +2 पॉलिटिकल साइंस, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम। ऑलरेडी मैं लेसन 9 तक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो मार्क कर चुका हूँ। यहाँ हम 10 से देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लेसन 10 यूनियन एग्जीक्यूटिव। इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1, हु आर द member of the electoral college that elect the president of India। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? MP एंड MLA, यही दो सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यही सिलेक्ट करते हैं, आपको इलेक्ट करते हैं राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, और ये आपके इसी फार्मूले से सिलेक्ट किया जाता है। प्री वोटिंग की कैलकुलेशंस इसी के अकॉर्डिंग की जाती है। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, एक व्यक्ति एक ही वोट डाल सकता है, ये सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति है तो वो 2 वोट डालेगा, या फिर अगर वो 2 जगह से MP है तो 2 वोट डालेगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति एक नहीं 2 जगह से चुनाव जीता है तब भी वो एक ही वोट डालेगा, ये रूल है। तो ऐसा ही सिस्टम है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपके जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्ट होता है, वो चुने जाते हैं। क्वेश्चन सेकंड, डिस्क्राइब एनी 8 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव पावर बताने हैं 8, वो भी तो 8 मैं बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 और 15 में आया हुआ है। उसके अलावा भी ये आता ही है हमेशा, तो चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन से। तो आपने ये क्वेश्चन करके जाने, ये सारे पावर पॉइंट में लिखें, ईजी लैंग्वेज है, आई होप आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन थर्ड, डिस्क्राइब एनी 2 फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 2 मार्क्स में है ये कि वाइस प्रेसिडेंट के आपके बस सिर्फ 2 फंक्शन बताने, केवल 2। तो यहाँ 2 मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो आपने रीड करना है और आंसर की प्रैक्टिस करनी है। एक ही मेथड होता है पास होने के लिए, वो है प्रैक्टिस। अगर आप एग्जाम से पहले अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो शायद ही कोई बोर्ड एग्जाम में जहां आप फेल हो। हर बोर्ड का सेम रूल है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप पास हो सकते हैं, नहीं तो फेल होने का है तो आप कहीं भी आप पढ़ाई करें, किसी बोर्ड में फेल होने के चांसेस सभी जगह होंगे अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे या प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका और उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये अच्छे से किया गया। यहाँ पे आपको ये भी पता लगेगा जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो उनके वर्क क्या क्या एक्चुअल में, जो हम देखते हैं कि अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं फिर पॉलिसी अनाउंसेस कर रहे हैं, ये एक्चुअल में है क्या क्या काम, यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है, आपने अच्छे से रीड करना है। और मैं लेसन 10 में ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो अगर आपको लगता है कि नहीं आपने एक्सप्लेनेशन भी देखनी है तो आप लेसन 10 सीधा देख सकते हैं, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन पूरी है, नहीं तो आप सीधा यहां से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का व्याख्या कीजिए। लेजिस्लेटिव पावर बतानी है आपको प्रेसिडेंट का। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन द फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 4+4 मार्क्स दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार आया हुआ है पिछले 10 ईयर्स में, लेकिन चांसेस हैं, तो आपने ये भी क्वेश्चन अच्छे से करके जाने हैं। क्वेश्चन 7, हाईलाइट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ब्रीफली। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो इंडियन प्रेसिडेंट है उनके पास 3 प्रकार की पावर है, जुडिशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर एंड लेजिस्लेटिव पावर। 3 टाइप्स की पावर है, यहाँ मेंशन किया गया, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर एंड फाइनेंशियल और जुडिशरी, ये 4 टाइप्स हो गए। फाइनेंशियल अलग से ऐड किया गया, तो ये यही पावर है। यहाँ ऑलरेडी मैं हेडिंग में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बाकी आपको ये डिटेलिंग में ऑलरेडी रीड करेंगे तो समझ आ जाएगा। लेसन 11, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो पार्लियामेंट है वो आपके लोकसभा और राज्यसभा को कहते हैं, जिसमें लोकसभा में 545 सीट है और राज्यसभा में 245 सीट है।
तो ये जो सीट है वो लोकसभा में जनरल वोटिंग के द्वारा की जाती है और राज्यसभा में 1/3 के अकॉर्डिंग उसमें एडिंग एंड उसमें उन्हें हटाया जाता है ऐसे ही। तो राज्यसभा के जो इलेक्ट के सिस्टम है वो डिफरेंट है और लोकसभा के सिस्टम डिफरेंट है। तो यहाँ पे दो अलग अलग आपके सभा है और दोनों के सिस्टम अलग है, लेकिन कोई भी कानून को पास कराना है तो उस कानून को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से परमिट लेना पड़ेगा, तभी वो पास हो सकता है। उसमें भी 1/3 का परमिट होना चाहिए, तभी पास होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ब्रीफली। एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करते हैं। एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ब्रीफली डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द लोकसभा। भारत के संसद की संरचना की व्याख्या कीजिए। लोकसभा के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 14 में क्वेश्चन आ चुका है 8 मार्क्स में। तो यहाँ पे पूरी डिटेलिंग में लिखी गई है कि जो इंडियन पार्लियामेंट है वो 2 हाउसेज में डिवाइडेड है, 2 हाउसेज इन डिफरेंट। 2 हाउसेज है मैं बता चुका हूँ और दोनों की सीटिंग अलग अलग है। एक में 545 सीट होते हैं, 245 ऐसे सीट है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। पूरा आंसर मैं अच्छे से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आपने लेसन 11 में देख। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज द मनी बिल, हाउ इज इट पास्ड इन द पार्लियामेंट। धन विधेयक क्या है, इसे संसद में किस प्रकार पारित किया जाता है। मनी बिल की बात की जा रही है। जो आपने सुना होगा बजट वर्ड आपने कई बार सुना होगा, ये साल में आता ही है, न्यूज़पेपर्स में आप सुनते ही ऑलरेडी बजट वाली जो बिल होती है उसी हम मनी बिल कहते हैं। ये ऑलरेडी 2 या कई टाइप्स की है। एक स्टेट के हो गए, सेंट्रल हो गए, उसके अलावा रेलवे बजट हो गया। ऐसे ही जिस भी बिल का कनेक्शन मनी से होगा उसे हम मनी बिल कहेंगे। तो यही है मनी बिल की नॉर्मली डेफिनेशन। अगर किसी बिल का मनी से डायरेक्ट कनेक्शन है तो उसे मनी बिल कहेंगे। जिसमें बात बजट की जाती है, इकोनॉमिक्स की जाती है, टैक्सेस की जाती है, वो सब की सारी बिल मनी बिल कहलाती है। यहाँ पे बाकी लिखा हुआ है डेफिनेशन, आपको इसी के अकॉर्डिंग लिखना है। समझाने के लिए मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाया ताकि आपको पता हो कि मनी बिल एक्चुअल में क्या होता है। क्वेश्चन थर्ड, डिस्क्राइब एनी 8 फंक्शंस ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के किन्हीं 8 कार्यों का वर्णन कीजिए। पॉइंट में लिखा है, सारे इजी लाइनिंग है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने एक बार रीड करना है, 1-2 बार लिख कर देखना है, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे आपको याद नहीं हो सकता है। प्रैक्टिस से ही याद होगा। हमें जो पहले के क्लासेस हैं 10वीं तक, वहाँ ऑलरेडी ये बताया जा चुका है कि हम जब प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें याद होगा। और हमें कुछ याद होने के लिए सिर्फ 2 मेथड होते हैं, एक मल्टीपल टाइम रीडिंग, एक मल्टीपल टाइम रिटेन प्रैक्टिस। अगर एक ही चीज़ को 3-4 या ज़्यादा बार पढ़ते हैं तो वो याद हो सकता है इजीली, और दूसरा कि आप लिख कर देखें तो भी याद हो जाएगा। तो आपको इनमें से जो मेथड बेस्ट लगता है या जिससे आपको याद होता है आप याद कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका ब्रेन ही जाएगा वहाँ पे प्रेजेंटिंग करने के लिए, तो भी आप अच्छे से पेपर दे सकते हैं और पासिंग ले सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ फंक्शन बताने हैं आपको। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब एनी 8 फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के किन्हीं 8 कार्यों का वर्णन कीजिए। 17 और 11 में क्वेश्चन आया, यहाँ पे 2 है, ऊपर 8 है। यहाँ आंसर मैंने 8 नंबर के अकॉर्डिंग लिखा है। अगर 2 में आता है तो आपने केवल 2 ही फंक्शंस लिखने हैं। अगर लगता है कि 2 में कुछ वर्ड मिस्टेक हो सकते हैं तो 3 कर दीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। लेसन 12, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट इलिगेशंस, PIL। PIL वर्ड आपने कई सारी मूवी में सुना होगा। ये PIL एक प्रकार का जनहित मुकदमा है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने बात को रख सकता है इसी के द्वारा, PIL के द्वारा। तो ये पूरा डिटेलिंग किया गया है। जो आपने देखा होगा कि एक एक्टर हैं
अगर जो एक्टर हैं कि हीरन को मारा गया था उन पे भी PIL ही किया गया था। तो PIL ही ऐसा है जिसमें कोई भी सिटीजन डायरेक्ट अप्लाई करके अपनी बात को कह सकता है, या अगर कोई दोषी है तो उसे सजा भी होती है। तो PIL के द्वारा बहुत ही जो जनता है उनकी समर्थन की जाती है, न्यायपालिका के द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। इसलिए PIL बनाया गया कि PIL के द्वारा न्यायिक कार्य अच्छे से हो सके, न्यायिक प्रक्रिया सही से हो, जो जुडिशरी सिस्टम है वो सही से चले। तो इसलिए PIL भी ऐड किया गया। क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्लेन द ओरिजिनल एंड द एप्लीट जुडिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक तथा अपील संबंधित अधिकार क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। सिंपल है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये देखिए कि इंडिया में पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, फिर हाई कोर्ट, देन आपके सुप्रीम कोर्ट। तो हर एक कोर्ट का अपना एक डिवीजन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर सभी आएंगे। तो ऐसे ही एरिया बटा हुआ है और इसी पे पूरा आंसर आपका बेस्ड है, इसी टर्म्स पे। 15 और 13 में क्वेश्चन रिपीट है, तो आपने ध्यान रखना है कि आपने ऐसे ही आंसर लिखना है अगर आपके टाइम भी ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो। क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन द जुडिशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की व्याख्या करें। 2 नंबर में क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन 8 में भी है, तो आपने ऐसे ही लिखना है। लेसन 13, एग्जीक्यूटिव इन द स्टेट। यूनियन एग्जीक्यूटिव हम पढ़ चुके हैं, अब स्टेट पढ़ेंगे। यूनियन में जो भी हेड होता है वो आपका राष्ट्रपति की बात होती है, लेकिन स्टेट में भी किसी न किसी को बनाया तो गया होगा, वो है आपके गवर्नर। जितनी पावर एक यूनियन में या सेंट्रल सिस्टम में आपके प्रेसिडेंट को होती है, उतनी ही पावर स्टेट लेवल पे आपके गवर्नर को दी जाती है। सारे जो आपके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, अगर आपको याद हो चुका है ऑलरेडी प्रेसिडेंट वाला, तो सेम आपको गवर्नर वाले भी कुछ ऐसी हैं, बस वहाँ के टर्म्स स्टेट के अकॉर्डिंग है, यही इतना ही डिफरेंस है। 5 नंबर में है और ये क्वेश्चन 13 में आया हुआ है। अब आपके एक और यहाँ डिफरेंसेस है कि गवर्नर को अपॉइंट सेंट्रल के द्वारा किए जाते हैं। स्टेट कभी भी गवर्नर को खुद अपॉइंट नहीं कर सकता है और ना ही गवर्नर स्टेट की मर्जी से अपॉइंट होते हैं। तो जो आपके गवर्नर है वो स्टेट का पर्सन है, और स्टेट का तो पर्सन है, लेकिन वो जो वर्क है वो सेंट्रल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो उसी के द्वारा आया है। एक बार फिर से समझते हैं कि गवर्नर को केंद्र के द्वारा भेजा जाता है और वो केंद्र के लिए ही काम करता है, सेंट्रल के लिए काम करता है। आई होप आपको थोड़ा समझ तो आ ही चुका होगा। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, स्टेट एनी 2 फाइनेंशियल पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जैसे फाइनेंशियल बिल राष्ट्रपति को चेक करने के बाद प्रेजेंट होता है, वैसे ही स्टेट में गवर्नर को चेक कराने के बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट होता है। यहाँ पूरा लिखा हुआ आंसर ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ ये क्वेश्चंस, तो आपने वहीं से करना है अगर आपको समझना है तो। बाकी यहाँ पे मैं रिवीजन कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, ताकि आपको इतना समझ में आए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, आंसर क्या है, ये 2 चीज़ें क्लियरिटी हो सके। क्वेश्चन 4, एग्जामिन द रिलेशनशिप ऑफ द गवर्नर विद द चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल जैसे सेंट्रल में PM और प्रेसिडेंट का कनेक्शन है, वैसे ही रिलेशनशिप आपके गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर के बीच में होता है। तो क्योंकि जो राष्ट्रपति सेंट्रल में काम करता है वही काम स्टेट में गवर्नर को करना है, तो अगर रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं होगा तो वो काम ही नहीं कर सकता है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच के संबंध का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पूरा आंसर लिखा हुआ है, आपने ऐसे ही आंसर को लिखना है। लेसन 14, स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में आपके सीधा ही देगा, स्टेट असेंबली की सारी बातें हो रही है। हु प्रीज्ड ओवर द मीटिंग ऑफ विधानसभा। यहाँ विधानसभा की जितने भी टर्म्स है इस चैप्टर में सारे विधानसभा के अकॉर्डिंग है। हाउ इज ही एंड ही और सी इलेक्ट
हाईलाइट एनी 3 मेजर फंक्शन ही और सी परफॉर्म्स। विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, उसका निर्वाचन किस प्रकार होता है, उसके किन्हीं 3 प्रमुख कार्यों को उजागर कीजिए। तो यही आपको बताना है 3 काम। तो यहाँ पे आपको यही बताना है 3 उनके फंक्शंस। यहाँ पे इसलिए 1 + 1 + 3 है, 2 + 3 5 मार्क्स में इसलिए है क्योंकि यहाँ एक नहीं 3 क्वेश्चन पूछे गए। पहले वाले के लिए 1 नंबर, दूसरे के लिए 1 नंबर और तीसरे के लिए 3 नंबर है। तो ऐसे ही आपने आंसर को देखना है। फिर अगर चाहे तो आप पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड, assesses the power of the स्पीकर ऑफ द विधानसभा। विधानसभा के अध्यक्ष की शक्तियों का आंकलन कीजिए। एक स्पीकर के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, जैसे एक प्रिंसिपल के पास स्कूल में पावर होती है, वैसे ही एक विधानसभा में स्पीकर के पास पावर होती है उतनी ही। तो आप यही सोचेंगे प्रिंसिपल तो अपने पावर बिल्कुल यूज़ कर लेता है, लेकिन विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में हंगामे होते हैं तो वो तो और कंट्रोल ही नहीं करता। एक मर्यादा होती है, उसी के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि वो एक्शन लेते भी हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा एमएलए या एमपी बहुत ज़्यादा हंगामा क्रिएट कर रहा है तो उसको सस्पेंड भी कर दिया जा सकता है और उसकी कोई भी बिल प्रेजेंटिंग नहीं की जा सकती है। इतनी ज़्यादा पावर है कि स्पीकर के पास, और स्पीकर ही बोलता है तो कार्यकाल यानी काम शुरू होगा। तो आप खुद समझ सकते हैं जिसके बोलने पे विधानसभा चलता है उसके पास कितनी ज़्यादा पावर होगी। तो इतनी पावर होती है स्पीकर के पास, चाहे जो स्पीकर है विधानसभा यानी कि स्टेट का हो, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का हो या फिर पार्लियामेंट का हो, तो स्पीकर के पास ऑटोमेटिक पावर बहुत होती है। यहाँ बात पावर की गई है तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड, यहाँ पे आपको पूछा गया ब्रिंग आउट एनी 5 सिमिलैरिटीज बिटवीन विधानसभा एंड विधान परिषद। सभा सभी जगह है और परिषद सभी जगह नहीं है। यहाँ पे बताया गया आपको, आपने खुद ही देखना है, अच्छे से आंसर रीड करना है, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन 17 में और 5 मार्क्स में है। क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब एनी 2 इलेक्टोरल फंक्शन ऑफ द विधानसभा। केवल 2 फंक्शन बताने हैं आपके। यहाँ पे ऑलरेडी रिप्रेजेंट की गई पूरी आंसर, आपने वहीं से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन 5, हाउ इज द स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल कंपोज। 2 मार्क्स में है और ये क्वेश्चन 12 में है। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली रिपीटेड नहीं होता है। अगर आपके में रिपीटेड होगा तो ज़्यादा चेंजेस भी नहीं होगा। आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके जाने हैं। आंसर बिल्कुल ईजी है, 3-4 ऐसी पॉइंटों में ही है, बस कंप्लीटिंग है। तो आपने ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है। लेसन 15, हाई कोर्ट्स एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। सब ऑर्डिनेट कोर्ट का सीधा ही बात यहाँ पे किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपने पहले भी ये वर्ड सुना होगा। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही आएंगे। हाई कोर्ट बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इन्हीं 2 टॉपिक पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। क्वेश्चन आंसर भी ऐसे ही आता है। एक्सप्लेन द ओरिजिनल जुडिशंस ऑफ द हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर में और क्वेश्चन 16 में आ चुका ऑलरेडी। क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट इज द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द जुडिशल रिव्यूज। एक चीज मैं पहले ही बता दूं कि हम कोई भी काम को पहले चेक कराते हैं, फिर उसके बाद परफेक्शन करते हैं। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो टीचर को चेक कराएंगे, या कोई हम लाइफ में डिसीजन लेते हैं, कोई भी हम काम करते हैं तो एक सीनियर को अपने चेक कराते हैं। वैसे ही अगर कानून बनाए जाते हैं तो कानून को चेक करने के लिए न्यायपालिका चेक करेगा, जुडिशल रिव्यू होगा। सभी का रिव्यू नहीं होता है, ये कंडीशन है। अगर मान के आप चल सकते हैं कि 100 आपके लॉज बने हैं तो उसमें से सबका रिव्यू नहीं होगा, 30 का रिव्यू हो सकता है, वो भी रेयरली कि 30 का रिव्यू करें। रिव्यू कम से कम किए जाते हैं जिस पे डाउट होता है, सिर्फ उन्हीं की रिव्यू की जाती है। अगर सही हुआ तो पास कर दिए जाएंगे, कमी हुआ तो ठीक करके वापस लाना पड़ेगा। यही है जुडिशल रिव्यू का सिस्टम और इम्पोर्टेंस भी है। इसीलिए हमारे न्यायपालिका को इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा दिया जाता है कि सिर्फ केसेस सॉल्व करने के लिए न्यायपालिका नहीं है,
जो लॉज बनते हैं उसके लिए भी न्यायपालिका की बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। लेसन का क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मीन्ड बाय सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम? एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली से क्या अभिप्राय है? यहाँ पे सिंपल आपको बोला गया है जो लॉ सिस्टम है वो एकल एकीकृत है। अब कई बार ऐसे होते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक अलग बाउंड्री है। हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट का अलग बाउंड्री है, उसकी कुछ सीमाएं हैं। और अगर सेंट्रल है तो सेंट्रल की भी अपनी कुछ है, सेंट्रल के अंदर सभी कुछ आ जाएंगे। तो यही यहाँ पे बोला गया सुप्रीम कोर्ट और ऑफ द हाई कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ बेंचेस वाइज डिसीजन किए जाते हैं, बेंच लगे होते हैं, एक नहीं कई जजेस डिसीजन लेते हैं केसेस के अकॉर्डिंग। हाई कोर्ट में इतना नहीं पावर दिया गया और इतने जज भी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और कम है। तो ऐसी जज की जो सिस्टम है वो डिफरेंट है। एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली से क्या अभिप्राय? यही है कि सिस्टम बेस ऑफ कॉमन लॉ। हाई कोर्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग आपको दिखेगा, हाई कोर्ट अलग दिखेगा, सुप्रीम कोर्ट अलग है, लेकिन इन सब का जो कॉमन लॉ है उनका कानून एक है, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लॉ एक्ट। जो कानून पढ़ेगा वो है संविधान है, ये सब एक है। जो कॉमन है वो है लॉ कॉमन है, बाकी जो बेंचेस है वो डिफरेंट हैं। तो यही बोला गया एकल एकीकृत सिर्फ कानून है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन और 15 में आ चुका है। लेसन 16 लोकल गवर्नमेंट अर्बन एंड रूरल। पंचायत आपने सुना होगा, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। स्टेट एनी 2 सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। एक मूवी आई थी पंचायत सीरीज, उसमें ऑलरेडी दिखाया जा चुका है कि ग्राम पंचायत के पास कौन से इनकम सोर्स होते हैं। वो मिट्टी बेच कर देते हैं, मिट्टी बेचते हैं, फिर मिट्टी बेचकर सारा फंडिंग अब जो जिला कलेक्टर है उसे सौंपते हैं, फिर उसमें से जितनी फंडिंग होगी उन्हें वापस मिलती है ग्राम पंचायत को। और जो मिट्टी निकालते हैं लेबर्स, उनको मनरेगा के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो ये एक इनकम सोर्स वहाँ दिया हुआ है। उसके अलावा और भी कई सारे इनकम सोर्सेज होते हैं, ये सारे लिखे गए यहाँ पे। फसल के लिए हो गए कमर्शियल क्रॉप्स, जो बेचने के लिए लगाए जाते हैं फसल, वो भी। एक और मूवी थी जिसमें दिखाए गए थे आपके अफीम की खेती, वो भी कमर्शियल क्रॉप है। तो वो एक प्रकार का लोकल ही एरिया पे आएगा, ज़्यादा है वो उसकी अगर वो छोटे जगह पे हो रहा है अफीम की खेती, तब तो वो वहाँ पे आपके पंचायत तक ही सॉल्व हो जाएगा और डिस्ट्रिक्ट जो होगा कलेक्टर वहीं तक इन्वॉल्विंग होगी। अगर उसकी खेती लार्ज लेवल पे हो रही है तो तकरीबन मुख्यमंत्री तक इन्वॉल्व होते हैं उसमें और वो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो पंचायत के कई सारे काम हैं। यहाँ पे टैक्सेस दिखा हुआ है कि वाटर टैक्सेस, पानी का टैक्सेस इकट्ठा करना, घर का टैक्सेस, ये सारी। उसके अलावा जो मनरेगा है वो भी इसी का पार्ट है। उसके अलावा ये सारा यहाँ पे आपको चीज़ें शो की गई है आंसर, तो आपने अच्छे से रीड करना है और आपको आई होप समझ आएगा, क्योंकि नॉर्मली लैंग्वेज है इसमें, इतना मैंने टफ वर्ड यूज़ नहीं किया है। जो पॉलिटिकल के एकदम बिल्कुल पॉलिटिकल ही टर्म यूज़ होता है उतना नहीं किया है, लाइटली यूज़ किया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। और कई सारे जगह मेन वर्ड मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं पहले से ही, ताकि आपको ये सारी चीज़ें पहले ही क्लियरिटी हो। क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब एनी 4 फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत एंड एनी 4 सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। यहाँ पे दिया हुआ है, पॉइंट वाइज आपने रीड करना है। ये क्वेश्चन 17 में और 2 मार्क्स में है। क्वेश्चन 4, assess the role of ग्राम पंचायत in improving the sanitation and the cleanliness of village। गांव की स्वच्छता तथा सफाई को उन्नत बनाए रखने में ग्राम पंचायत की भूमिका का आकलन कीजिए। ये क्वेश्चन 15 में है और 2 मार्क्स में है। तो लेसन 17, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द मेथड्स ऑफ
रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे सिंपल है, वोट के लिए ही पूरा चैप्टर बेस्ड है कि जो वोटिंग है वो कौन कौन दे सकता है, वोटिंग पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर में वही मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किए। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, 5 मार्क्स में, और 11 नंबर में 11 में आया आपका क्वेश्चन। 2011 का क्वेश्चन है, 5 नंबर में ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुका है। अगर दोबारा रिपीट होता है तो आपने अच्छे से करके जाने, और चांसेस हमेशा होते हैं इस क्वेश्चन के, क्योंकि इस चैप्टर में टॉपिक कई सारे हैं लेकिन क्वेश्चन जो वो यही इंपॉर्टेंट है। आपने सिर्फ इतना देख लेना है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस, अगर ये वर्ड दिखता है तो आपने आंसर सेम लिख के आने, चेंज नहीं करना है, क्योंकि पॉलिटिकल में टॉपिक कम है तो क्वेश्चन को 1, 2, 3 या कई तरीके से घुमाने की कोशिश की जाती है। क्वेश्चन सेकंड, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को सामान्य बहुमत से किस आधार पर बेहतर समझा जाता है? तो यहाँ पे वोटिंग सिस्टम की बात की जा रही है। यहाँ पे दिया हुआ पूरा आपने रीड करना है और आपको इजीली समझ आ जाएगा। बाकी 17 चैप्टर में मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कई सारे चैप्टर एक ही वीडियो में कवर अप हो। क्वेश्चन थर्ड, डिस्क्राइब एनी 2 फंक्शंस ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर। जो इलेक्शन होता है उसमें रिटर्निंग ऑफिसर होता है जो सारे रिटर्न पेपर पे वर्क करते हैं कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, किसने कितने पैसे जमा किए, उसे कौन कौन से चिन्ह मिले हैं, ये सब कुछ एवरीथिंग रिटर्निंग ऑफिसर के पास रिटर्न में होते हैं। तो वो सारा कुछ यहाँ पे लिखते हैं, तो उनके ही काम पूछे गए, काम आपको बताने हैं। तो ये पूरा काम लिखा हुआ है, ऑलरेडी मैं इन्हें इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन कर चुका हूँ, तो आपने यहाँ पे एक बार देख लेना है। लेसन 18, इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया, हाईलाइट एनी 2 टेक्निक्स ऑफ कैंपेनिंग बिफोर एन इलेक्शन। 17 में 2 मार्क्स में आया हुआ है। चुनाव से पूर्व अभियान के किन्हीं 2 तरीकों को उजागर कीजिए। ये बताने की जरूरत नहीं है कि इलेक्शन में प्रचार कैसे होता है, न्यूज़पेपर, रेडियो, इन सब के द्वारा। उसके अलावा टीवी पर भी प्रचार आते हैं, न्यूज़ में भी ऐड आते हैं, तो ये इन सब मेथड से होते हैं। कुछ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट खुद ही प्रोवाइड कराती है। तो ये रूल है कि अगर कोई पार्टिसिपेट के पास इतनी प्रचार के लिए पैसे भी नहीं है तो उसको गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कराती है सब चीज़ें। जो गवर्नमेंट आपके रेडियो स्टेशन है वहाँ से वो प्रचार कर सकता है, टाइम फिक्स होता है। पहले ऐसा था कि कई बार ऐसा था कि एक ही पार्टी प्रचार सारा दिन कर रही है, तो वो सिस्टम नहीं होना चाहिए, उसको भी चेंज किया गया। टाइमिंग फिक्स है कि एक पार्टी बस इतना ही देर प्रचार कर सकती है, अगर रेडियो पे है तो, अगर टीवी पे है तो ये टाइमिंग है। उसके अलावा जो एडवर्टाइजिंग होती है, तो कैंपेनिंग टेक्निक, उसको 48 आवर पहले बंद करना होता है। अगर पार्टी बंद नहीं कर रही है तो उसका नामांकन रद्द हो सकता है। इतना तक प्रोविज़न है इसमें, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। 48 आवर्स पहले कई पार्टियां ऑटोमेटिक बंद कर देती हैं, और कई बार रियर केस में होता है कि इलेक्शन के टाइम तक भी कई बार प्रचार होता है। क्वेश्चन सेकंड, भारत के निर्वाचन आयोग की रचना की व्याख्या कीजिए। इसके सदस्य के कार्यकाल और उनको पद से हटाने की विधि लिखिए। 13 में क्वेश्चन है, 5 नंबर में है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि जो आपके इलेक्शन सिस्टम है उसमें इलेक्ट कैसे होते हैं, उसके बाद कितने टाइम तक ड्यूटी होती है और कब रिमूव करना होता है, रिमूवल की सिस्टम वो आपसे पूछे गए हैं। तो ये पूरा आंसर में अच्छे से लिखा गया है, आपने रीड करना है, नहीं तो 18 चैप्टर सीधा आपको ओपन करना है और वहाँ से समझ लेना है डायरेक्टली। ऑलरेडी हर चैप्टर में 1, 2 या 3 क्वेश्चन है, किसी किसी में 4, रेयर है कि मैंने 4 से ज़्यादा क्वेश्चन कराए हैं। तो नॉर्मली मैंने 3-4 ही क्वेश्चंस रखे हैं अधिकतर चैप्टर में, हाईएस्ट। किसी किसी में 2 क्वेश्चंस भी है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि अब जितने चैप्टर्स थे उन सबको मैं यहीं लिख दे रहा हूँ 2-3 वीडियोज़ में, ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन थर्ड, मेंशन एनी 2 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में लागू किए गए किन्हीं 2 चुनाव सुधारों का उल्लेख कीजिए।
जो भारत में इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें कई सारी रिफॉर्मिंग हुई है, कैंपनिंग रिफॉर्मिंग हुई है। पहले यही था कि कैंपनिंग में बहुत ओवर पैसा लग रहा था, इतना कि एक स्टेट उससे डेवलप हो सकता था, उसको ठीक किया गया। उसके अलावा भी कई सारी और रिफॉर्मिंग थी, और अगर जो भी पार्टी जितना भी पैसा खर्च करती है उसको एक अकाउंट देना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ हमने खर्च किए 45 दिन पहले, और या फिर चुनाव का रिजल्ट आ जाता है तो उसके 45 डेज बाद बताना होता है कि चुनाव जीतने के लिए कितना पैसा पार्टी ने खर्च किया है, तो ये रिटर्न देना पड़ता है। ये सारी रिफॉर्मिंग की गई है। उसके अलावा और भी रिफॉर्मिंग है, तो आपने ये देख लेना है, अच्छे से आंसर और क्वेश्चन रीड कर लेना है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज मीन्ड बाय सिंपल मेजोरिटी सिस्टम ऑफ इलेक्शन? चुनाव की साधारण बहुमत प्रणाली से क्या अभिप्राय है? 2 नंबर में है, जो इंडियन सिस्टम है वहाँ पे ऐसा ही है, 50% + 1 पे अगर आता है इतना तो वो पार्टी विन कर जाती है, सिंपल है। तो इसे ही बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी सिस्टम ऑफ इलेक्शन। तो ये क्वेश्चन इजी है, तो आपने रीड करना, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? चुनाव मॉडल आचार संहिता से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने पॉलिटिकल आगे भी पढ़ना है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, बाकी पेपर के लिए तो है ही। 2 नंबर में यहाँ पे आया हुआ है। कोड ऑफ कंडक्ट स्पेशली बताया गया है कि जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज बताने आपको, उसके कैंडिडेट, फिर कैंपेनिंग सिस्टम, ये सब कुछ, तो इन सब के बारे में आपको लिखना होता है, एक मॉडल ही बताना होता है यहाँ पे। तो एक मॉडल टाइप ही आपको रिप्रेजेंट करनी होती है अपने आंसर में। आई होप आपको आंसर समझ आया होगा। चैप्टर में ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, बाकी यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवर अप हो सके। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चैप्टर आपके कंप्लीट है, जो इम्पोर्टेंट है। पार्ट 2 भी, पार्ट 3 में पूरा ही बुक कवर कर दूंगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो से हेल्प हुआ होगा। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, जिन्होंने रिक्वेस्ट किए थे, उन सबको धन्यवाद। जो अप्रिशिएट करते हैं उन्हें भी धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ जो है ना इसमें आपके फ्रेंड पढ़े वो भी पास हो सके और जो फेल होने की धारणा है वो बदली जा सके। कोई भी टीचर चाहे कितना भी कोशिश करे वो अकेले किसी भी थॉट को नहीं चेंज कर सकता है। और रहा बोर्ड, आप किसी बोर्ड में पढ़ाई करें, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, लर्न करेंगे तो आप पास हो सकते हैं। चाहे वो आपका NIS बोर्ड हो, CBSE हो, कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो गया, उनमें सिस्टम सेम है। आपको पढ़ना है तो आपको पास हो जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।